नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों। स्वागत आप सभी का ब्राइट है गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी आईपीआर सब्जेक्ट चल रही थी। आईपीआर में पेटेंट के कुछ अपने टॉपिक रह चुके थे। पेटेंट के बारे में अपन ने पिछले क्लास में बात की थी, पर इस क्लास में भी अपन मेनली पेटेंट के बारे में बात करेंगे। फिर अपने 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में जो अपने रहेंगे वो अपने 11 से लेकर 15 टॉपिक तक रहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने टॉपिक में आएगा पेटेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब बात करेंगे अपन पेटेंट निवेदन विनिर्देश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पेटेंट विनिर्देश के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब जो पेटेंट विनिर्देश होते हैं, मतलब अपन बात करते हैं पेटेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो होता है कि आविष्कारक जो भी होता है, जो भी आविष्कार करता है, कोई भी ऐसे मान लीजिएगा कोई भी इन्वेंशन करता है, तो इन्वेंशन करता है तो वो कैसे काम करता है, कैसे बनाया और कैसे प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कोई भी, जैसे कि बात करते हैं, कोई भी आविष्कार किया मैंने, सपोज कीजिएगा कि एक बाइक का मैंने क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया, उसके बारे में मैं लिखूंगा ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, मतलब कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले इसके बारे में मैं लिखूंगा। इसके बाद में अपने पास में आता है ये कैसे बनाया गया, कैसे बनाया गया और इसका कैसे आप प्रयोग कर सकते हो। ये क्या है बेटा? ये पेटेंट स्पेसिफिकेशन है। दो प्रकार का होता है, एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है और एक इसके साथ में एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें बात करते हैं प्रोविजनल के बारे में, बात करते हैं तो प्रोविजनल में पूरी जानकारी नहीं होती है, शुरुआती होता है और अपूर्ण विवरण होता है। एक कंप्लीट होता है जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है, उसमें क्लेम भी क्या होता है बेटा? इंक्लूड होता है। तो पेटेंट स्पेसिफिकेशन उसको कहा जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है दूसरा, पेटेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, समझ गए होंगे कि ये चीजें इसमें क्या की जाती है, इंक्लूड करते हैं, अभी और बात कर लेंगे। फिर इसके बाद में आता है बेटा पेटेंट क्लेम। क्या आता है? पेटेंट क्लेम आता है। अगर अपन बात करते हैं पेटेंट क्लेम की, तो क्लेम में क्या चीजें शामिल होती है वो ध्यान रखिएगा। इसमें अपन बात करते हैं कोई भी, जैसे कि अपन बात करते हैं इसमें कानूनी बयान बनाएंगे और इसके साथ में ही अधिकारों की सीमा कहां तक है, पेटेंट के अंतर्गत क्या संरक्षित है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि पेटेंट का जो अधिकार है उसकी कितनी लिमिटेशन है, कितनी उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के बारे में, लिमिटेशन के बारे में ये बताता है पेटेंट क्लेम। किसके बारे में? बाउंड्री के बारे में। बस एक वर्ड ध्यान रखना, अभी और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अपने पेटेंट क्लेम हो गया। पेटेंट क्लेम के बाद में आता है अपोजिशन। क्या आता है बेटा? अपोजिशन आता है। अपोजिशन का मतलब है कोई आपत्ति प्रकट कर देता है, जिससे कि बात करते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई आपत्ति प्रकट कर देगा कि सर कैसे। जिससे कि बात करते हैं एक तो पक्ष देने वाला और एक पेटेंट लेने वाला। अब इस पर क्या करता है बेटा? इस पेटेंट आवेदन पर कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा पक्ष क्या कर देता है, वो मंजूरी से पहले ही उस पर क्या कर देता है, आपत्ति दर्ज कर देता है। वो बोलेगा, वो क्या बोलेगा, किस बेसिस पर वो अपोजिशन या आपत्ति दर्ज करेगा? पहले से ज्ञात है, ये तो ऑलरेडी नोन है, ये जो आविष्कार है आपका ये तो पहले से नोन है, पहले से हम इसके बारे में जानते हैं। ये न्यू नहीं कह सकते अपन इसको, पहले इसको न्यू नहीं कह सकते। और ये उपयोगी भी नहीं है, ये उपयोगी भी नहीं है, यूजफुल तो है ही नहीं इंडस्ट्रियल एरिया में। इसके साथ में ये कानून के विरुद्ध है, अगेंस्ट लॉ। बात करते हैं अपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हो बेटा,
क्या दे रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो। एप्लीकेशन देने के लिए आप क्या करोगे बेटा, एप्लीकेशन देने के लिए आप जैसे एप्लीकेशन दोगे तो इस पर कोई आपत्ति दर्ज करा देगा, क्या कहकर, ऑलरेडी नोन है, पहले से ज्ञात है, इन्वेंशन नहीं है भाई साहब, ये बात करते हैं नया नहीं है, इसके साथ में ये यूजफुल भी नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट भी है, मतलब बात करते हैं नियम के विरुद्ध भी है, तो इसके प्रति क्या दर्ज करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब आपत्ति अगर दर्ज करा दोगे तो रिवोकेशन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, निरस्तीकरण। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, रिवोकेशन का मतलब होता है बेटा निरस्तीकरण, मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। आपको जो पेटेंट मिला था, ठीक है, अगर वो पेटेंट मिला और उसके बाद में पता चला कि ये अवैध है, ये गलत है, तो उसकी मंजूरी को रद्द कर दिया जाता है, कैंसिलेशन कर दिया जाता है। जो आपको ग्रांटेड होने वाला था उसको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। जो आपको मिल चुका था उसको रद्द कर दिया जाता है। ये कोई आप फ्रॉड करते हुए अगर पाए गए तब आपको क्या कर दिया जाएगा, उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा। लेक ऑफ नोवेलिटी, अगर नवीनता में कमी है, पहले से अवेलेबल था, तो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। रॉन्ग क्लेम, मतलब कोई गलत दावा था तो रद्द कर दिया जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, क्या यूज में आने वाला, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये क्लेम आपने गलत दिया है, ये स्पेसिफिकेशन गलत दिया है, गलत क्लेम किया है, तो बेटा वो क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनता है उस जनता के सार्वजनिक हितों के खिलाफ है, कोई यूज में नहीं आ रहा है, तो बेटा वो क्या हो सकता है, वो रद्द हो सकता है। अब इसके बाद में आता है बेटा, एक अपने पास में आता है जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट, मतलब बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। क्या करना, उल्लंघन करना, मतलब आप जैसे कि पेटेंट धारक की अनुमति में, मतलब कोई इन्फ्रिंगमेंट कर दिया, जैसे कि आपके पास में पेटेंट है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास में कोई पेटेंट है और मैं आपकी अनुमति के बिना, आपकी परमिशन के बिना मैं उस आविष्कार का यूज कर रहा हूं, मैं उस आविष्कार का यूज कर रहा हूं, तो बेटा वो इन्फ्रिंगमेंट है, वो उल्लंघन है। ठीक है, अगर वो उल्लंघन है तो बेटा उसके खिलाफ क्या भुगतना पड़ेगा, अपने को परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो बिना अनुमति के अगर पेटेंट का प्रयोग करते हैं वो इन्फ्रिंगमेंट होता है, मतलब बात करते हैं वो उल्लंघन होता है। इसके साथ में ही बेटा एक होता है कंपल्सरी लाइसेंस या कंपल्सरी लाइसेंसिंग की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने सरकार का कोई भी तीसरा पक्ष है, वो पेटेंट धारक की अनुमति के बिना बिना पेटेंट उत्पाद बनाने बेचने की अनुमति देता है, मतलब आमतौर पर जनहित में। ठीक है, सरकार किसी भी तीसरे पक्ष को पेटेंट जो धारक है उसकी अनुमति के बिना ही पेटेंट जिसको मिल चुका है जिस उत्पाद को, वो बनाने और बेचने की अनुमति देता है, किसमें, जनहित में बता देता है। तो बेटा ये कब होता है, मतलब बात करते हैं बेटा ये हो जाता है, मतलब बात करते हैं जैसे कि मेरे को किसी दवाई के लिए पेटेंट मिल चुका है, जैसे कि मेरे को पेटेंट मिल चुका है कि इसका निर्माण करूंगा मैं, इसको बेचूंगा मैं, ठीक है, इस दवाई को। पर अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रति क्या कर दिया जाता है, बिना कोई परमिशन, मेरी मेरी कोई परमिशन नहीं ली जाएगी और सरकार आपको बोल देगी कि आप भी इसको बनाकर बेच सकते हो। कब, ये कब हो सकता है, ये जब होगा बेटा जब मेडिसिन कॉस्टली, मतलब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, अरे अपन बात करते हैं उस मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पेटेंट नॉट यूज्ड इन द कंट्री, मतलब बात करते हैं जब पेटेंट को कंट्री में यूज नहीं किया जाए तब ये हो सकता है। तो अपन बात करते हैं कंपलसरी लाइसेंस होता है, मतलब जनहित में सरकार पेटेंट की अनुमति की बोल देता है कि अनिवार्य आप क्या कर सकते हो, अनुज्ञापन कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो बेटा ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, ये अपने पास में सारे पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के बारे में अपने को क्या करनी है, बस स्टडी करनी है, ज़्यादा कोई डीपली चीज़ें हैं नहीं, और फिर अपने पेटेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में।
देखिएगा सबसे पहले अपने पास में आता है पेटेंट। पेटेंट विनिर्देश। मैंने कहा था बेटा इसमें कुछ चीजें लिखी जाती है। पेटेंट स्पेसिफिकेशन इज ए डिटेल्ड रिटर्न, मतलब डिटेल से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, सबमिट किया जाता है पेटेंट एप्लीकेशन के समय। पेटेंट एप्लीकेशन के समय क्या किया जाता है, अरे क्या किया जाता है, ये जमा किया जाता है, डिस्क्राइब होता है इन्वेंशन क्लियरली एंड कंप्लीटली, मतलब इसमें स्पष्ट और संपूर्ण रूप से वर्णित किया जाता है। बेटा पेटेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब है, आप समझ लो इसको, जैसे कि ये दवाई है, मैंने इसका आविष्कार किया, मैंने इसकी खोज की, अब मैं इसका पेटेंट लेना चाहता हूं तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, पेटेंट स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। पेटेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक संपूर्ण दस्तावेज है, इस दस्तावेज में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पेटेंट आवेदन के दौरान किसको, पेटेंट जो आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है, पेटेंट धारक है, उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके साथ में ही इसमें दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो प्रोविजनल होता है, जब आविष्कार पूरी तरह से विकसित न हो तब दाखिल किया जाता है, मतलब ये प्राथमिकता तिथि प्रदान करता है। इसके बाद में एक होता है कंप्लीट, मतलब इसमें पूर्ण रूप से दाखिल किया जाता है, तब ये दिया जाता है, उसका विवरण भी, चित्र भी, इसमें दावे क्लेम्स वगैरह सब कुछ शामिल होता है, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है। मतलब ऐसे समझ लो रे पेटेंट की जानकारी देनी है, पेटेंट की जानकारी देनी है कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या प्रयोग में आता है, क्या इसका उपयोग है, वो सभी चीजें होती है, ठीक है, पेटेंट स्पेसिफिकेशन। इसके बाद में आते हैं पेटेंट क्लेम, मतलब क्लेम्स आर मोस्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेटेंट स्पेसिफिकेशन। पेटेंट स्पेसिफिकेशन का ही पार्ट है, दे डिफाइन द स्कोप एंड लीगल बाउंड्रीज ऑफ इन्वेंशन, मतलब दावे पेटेंट विनिर्देश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये आविष्कार की सीमा और कानूनी दायरे को निर्धारित करते हैं। इसके साथ में मतलब आविष्कार की सीमा और कानूनी दायरे को निर्धारित करते हैं ये क्लेम। इसके साथ में बात करते हैं, की पॉइंट्स की बात करते हैं। क्लेम्स बताते हैं कि पेटेंट किस चीज की सुरक्षा करता है, पेटेंट किस चीज की सुरक्षा करता है, तो ये बताने का कार्य करता है। ये पेटेंट अधिकारों को लागू करने का कानूनी आधार बनाते हैं, और क्लेम्स मस्ट बी क्लियर होते हैं, कंसाइज होते हैं और सपोर्टेड बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल से बात करें, यदि पेटेंट नई किस्म हाइब्रिड बीज के लिए है तो उसका दावा विशिष्ट आनुवंशिक विशेषताओं की रक्षा करेगा, कि आनुवंशिक विशेषताओं की क्या करेगा, रक्षा करेगा, तो ये क्या है, क्लेम है, ये दावा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा अपोजिशन, ये पेटेंट स्पेसिफिकेशन का ही एक अपन पोर्शन भी समझ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपोजिशन टू पेटेंट, मतलब पेटेंट का आपने एप्लीकेशन किया, आवेदन किया, आवेदन के बाद में उसका पब्लिकेशन होगा, पब्लिकेशन पब्लिक में पता चल गया भाई साहब इसका पेटेंट ले रहे हैं लोग, पेटेंट तो ले रहे हैं पर भाई साहब पेटेंट पर आपत्ति आ जाती है, पेटेंट पर अपोजिशन आ जाता है। अब की सर पेटेंट पर अपोजिशन की बात करते हैं, आपत्ति की बात करते हैं, तो अपोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच थर्ड पार्टी चैलेंज, कोई थर्ड पार्टी क्या कर देती है, चैलेंज कर देती है द वैलिडिटी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन और ए ग्रांटेड पेटेंट, मतलब आपत्ति वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तीसरा पक्ष पेटेंट आवेदन या स्वीकृत पेटेंट की वैधता को चुनौती देता है। इसमें दो प्रकार का होता है, प्री ग्रांट अपोजिशन, पोस्ट ग्रांट। एक तो मिलने से पहले, पेटेंट मिला नहीं अभी तक, पेटेंट मिला नहीं, पेटेंट मिलने से पहले और पेटेंट मिलने के बाद में दो प्रकार के अपोजिशन आ जाते हैं। पहला होता है फील्ड आफ्टर अपोजिशन पब्लिकेशन है बट बिफोर ग्रांट पेटेंट, मतलब प्रकाशन के बाद लेकिन पेटेंट दिए जाने से पहले। कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, कोई भी फाइल कर सकता है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन मतलब पेटेंट मिलने के 12 महीने के भीतर दायर किया जाता है, और रुचि रखने वाले पक्ष दायर कर सकते हैं, मतलब एक तो मिलने के बाद में और एक अपने पहले होता है, ठीक है, प्रकाशन के बाद लेकिन पेटेंट दिए जाने से पहले होता है, पर ये पेटेंट मिलने के 12 महीने के अंदर अंदर क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो भाई साहब वापस पेटेंट दे दिया, वापस ले लेते हैं, अरे अपोजिशन आ गया इस पर,
ये पहले से है या नया है या पुराना है या आपके कुछ तो गड़बड़ है, आपने पूरी शर्तें लागू नहीं की, तो भाई साहब वापस दे दीजिए हमारा पेटेंट। तो ये पोस्ट ग्रांट अपोजिशन होता है, ये पहले होता है। ठीक है, ग्राउंड अपोजिशन की बात करते हैं, ये क्यों होता है, क्यों होता है, क्या आधार है? तो बेटा पहला होता है लेक ऑफ नोवेल्टी, मतलब नया नहीं था, पहले से अवेलेबल था। इसके साथ में ही रॉन्गफुल डिस्क्लोजर, मतलब बात करते गलत विवरण दिया गया था आपने जो दिया वो। इसके साथ में नॉट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, मतलब गैर पेटेंट विषय है, या इनसफिशिएंट डिस्क्लोज है, मतलब अपर्याप्त विवरण है। इसके बाद में आता है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, मतलब पेटेंट अब क्या करना है बेटा, पेटेंट को रिवोकेशन करना है, मतलब पेटेंट को निरस्त करना है। बेटा आपको इतना पता है क्या कि अपनी कितने लंबे लंबे टॉपिक होते हैं, कितने तुरंत ही क्लियर हो जाते हैं? बेटा ये क्यों होते हैं, आपको कभी आपने नोटिस किया? अगर किसी ने किया हो तो बता देना। बेटा मैं बता देता हूँ, ये आपके तुरंत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप भी एक्टिव रहते हो, मैं भी एक्टिव रहता हूँ, और इसके साथ में अपन ये पढ़ लेते हैं कि पेटेंट निरस्तीकरण क्या है। अब मैं इसको पूरे को पढ़ा दूर, उसके बाद में बताऊं कि पेटेंट निरस्तीकरण क्या होता है। पर अपने को पहले, अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं ना, पढ़ नहीं रहे, पीडीएफ से फर्स्ट बार रीडिंग लगा रहे, पर मैं पहले ही बता दिया पेटेंट रिवोकेशन क्या है, पेटेंट वापस ले लिया जाता है। पेटेंट वापस, अपोजिशन मतलब आपत्ति आती है कि ये गलत है, और रिवोकेशन मतलब वापस। तो देख लीजिएगा, इसमें बात करते हैं रिवोकेशन इज द कैंसिलेशन ऑफ ग्रांटेड पेटेंट बाय द पेटेंट ऑफिस कोर्ट अथॉरिटी, मतलब निरस्तीकरण पेटेंट कार्यालय, न्यायालय और प्राधिकरण द्वारा दिए गए पेटेंट को क्या किया जाता है बेटा, रद्द कर दिया जाता है। इसकी बात करते हैं ग्राउंड फॉर रिवोकेशन। रिवोकेशन क्यों करते हैं, क्या क्या आधार है? तो सबसे पहले है बेटा, पेटेंट अपन ने कोई रॉन्गफुली कोई पर्सन को दे दिया जो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं था, जो इसके लिए योग्य ही नहीं था, उस व्यक्ति को क्या दे दिया, पेटेंट दे दिया गया हो, तो उसको वापस ले लिया जाता है। इसके बाद में आविष्कार नया न हो या नवाचार का अभाव हो, तब उसको क्या कर लिया जाता है बेटा, रिवोकेशन कर दिया जाता है। नॉट यूजफुल और लैक्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, मतलब बात करते हैं उपयोगी न हो और औद्योगिक उपयोगिता न हो। धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति द्वारा प्राप्त किया गया उस सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और कानून के विपरीत हो, तो बेटा रिवोकेशन कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है बेटा लास्ट पॉइंट जो अपने आता है इन्फ्रिंगमेंट, और इसके साथ में कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मतलब इन्फ्रिंगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फ्रिंगमेंट का मतलब होता है उल्लंघन कर रहे हो। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब होता है बेटा कि कोई भी आपको लाइसेंस मिल गया, आप पेटेंट मिल गया, इसके बाद में सरकार बोल देती है कोई भी इसका क्या कर सकता है, कोई भी ये दवा बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि भाई साहब वो ज्यादा कीमत ले रहा था। ठीक है, तो देखिएगा बात करते हैं पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट अकर्स व्हेन समवन मेक्स यूजेस सेल्स डिस्ट्रीब्यूट्स ए पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पेटेंट। मतलब बात करते हैं पेटेंट का उल्लंघन, जैसे मैं कर रहा हूं आपके पास में, मैं उल्लंघन कर रहा हूं। देखिएगा पेटेंट उल्लंघन वह है जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी पेटेंट किए गए आविष्कार का निर्माण उपयोग बिक्री कर दिया। मतलब आपका था भाई साहब, मैंने बिक्री कर दी उसकी, तो और भी देख सकते हो उसके बारे में। तो पेटेंट देने का उद्देश्य आविष्कारक को विशेष अधिकार प्राप्त करना होता है, कि आपको विशेष अधिकार मिल गया, फिर इसके बाद में मैं कौन होता हूं उसका बिना परमिशन के यूज करने वाला। ठीक है, तो बेटा ये पेटेंट उल्लंघन होता है। एक तो डायरेक्ट इन्फ्रिंगमेंट होता है, मतलब बात करते हैं एग्जैक्ट कॉपी, पूरी क्या कर ली बेटा, कॉपी कर लिया आपने, पूरा ऐसे ऐसे कॉपी का कॉपी क्या कर लिया, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, पूरा यूज कर लिया। इनडायरेक्ट की बात करते हैं सप्लाइंग मटेरियल कंपोनेंट्स इंक्रीजिंग, इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति सामग्री उपकरण उपलब्ध कराता है और दूसरों को उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद में आता है बेटा लिटरल इन्फ्रिंगमेंट की बात करते हैं, तो यूजिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए पेटेंट क्लेम विदाउट मॉडिफिकेशन। मतलब शाब्दिक उल्लंघन का मतलब होता है कि पेटेंट दावे के हर हिस्से का बिना बदलाव के प्रयोग करता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा
इसके कानूनी उपाय भी अपन कर सकते हैं, रोक का आदेश कर दिए, उस पर मुआवजा लगा दिए, इसके साथ में उल्लंघन की वस्तुओं की जब्ती कर ली है। मतलब ऐसा है, अरे भाई साहब मार्केट में कभी भी पेटेंट के खिलाफ आपको कुछ भी मिल जाए ना, तब का उसको बोलते हैं पेटेंट। बात करते हैं इन्फ्रिंगमेंट की बात करते हैं तो उस पर रोक लगा दो, या फिर डैमेज का मुआवजा ले लो। इसके साथ में ही आप जो उल्लंघन की गई जो वस्तुएं हैं उनको क्या कर लो बेटा, जब्ती कर लो। ठीक है, यदि कोई दवा की कंपनी पेटेंट धारक से लाइसेंस बिना पेटेंटेड दवा बनाती है तो वह उल्लंघन कहलाएगा, बिना लाइसेंस के बनाती है। अब इसके बाद में कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अनिवार्य अनुज्ञापन का है कि सरकार विशेष परिस्थितियों में तीसरे पक्ष को पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंटेड उत्पाद बनाने या उपयोग करने की अनुमति दे देती है। मतलब मेरे पास में नहीं है, आपके पास में था, और आपके पास में था और सरकार मेरे को अनुमति दे दी कि भाई साहब आप यूज कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये विशेष परिस्थितियों में होता है, ये विशेष कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उसी में क्या किया जाता है बेटा, ये किया जाता है, उसी कंडीशन में इनको क्या किया जाता है, अपन बात करते हैं इनका यूज करने का मौका दिया जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं तो देखो ये क्यों होता है, ये कब होता है, तो देखो यह प्रावधान पेटेंट धारकों के अधिकारों, जनता की आवश्यकताओं के बीच में जब संतुलन बनाने के लिए शामिल किया गया है। जैसे कि कोई दवाई के लिए दे दिया पेटेंट, आपको दवाई के लिए दे दिया, मेडिसिन के लिए दे दिया, और मेडिसिन के लिए जब आपको दिया जाता है और इसके बाद में आप उसका मिस यूज करने लग जाते हो, उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हो, कीमत बढ़ा दी आपने, तो बेटा वो गलत कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, फिर सरकार डायरेक्ट मेरे को अनुमति दे देगी कि आप यूज करो, आप इसको दीजिएगा पर कम रेट पर। ठीक है, वरना आपको भी हम नानी की याद दिला देंगे बेटा। सुनिश्चित है, यह सुनिश्चित है जीवन रक्षक दवाएं आवश्यक तकनीकों पर समाज को उचित मूल्य पर वो उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ में ही ये किसके अंतर्गत आती है बेटा, ये अंडर सेक्शन 84 के अंतर्गत आती है, पेटेंट एक्ट 1970। डब्ल्यूटीओ के डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप समझौता हुआ था उसमें ये मेनली बात हुई थी। ठीक है, पब्लिक ये कब होती है, क्या क्या शर्तें होती है, पब्लिक नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है उस कंडीशन में, प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल एफोर्डेबल प्राइस, उत्पाद किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके साथ में प्रोडक्ट इज नॉट वर्कड इन इंडिया, भारत में पेटेंटेड जो आविष्कार है उसका उपयोग निर्माण नहीं हो रहा है। इसके साथ में लाभ की बात करते हैं तो लाभ का क्या हो जाएगा, यह जनता को आवश्यक आविष्कारों तक पहुंच सुनिश्चित करता है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, एंश्योर द पब्लिक असेस टू इन्वेंशन, एकाधिकार को कम करता है, और नवाचार और जन कल्याण में संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि बात करते हैं बेटा 2012 में नेटको फार्मा को बायर की कैंसर दवा का नेक्सवेर का क्या हुआ बेटा, जेनेरिक संस्करण बनाने का अनिवार्य अनुज्ञापन दिया गया, क्योंकि बायर की जो दवा है वो भारतीय मरीजों के लिए अत्यधिक महंगी थी। मतलब पहले बात करते हैं बायर की कैंसर की दवा, ठीक है, कैंसर की दवा नेक्सवेर को क्या कर दिया गया, जेनेरिक संस्करण बनाने का क्या कर दिया, अनिवार्य अनुज्ञापन दे दिया गया। इसके बाद में आता है बेटा पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी और पेटेंट सर्च और पेटेंट डेटाबेस। बढ़िया बढ़िया टर्मिनोलॉजी सी है। ये तो कॉपरेशन की क्या है बेटा, संधि है, एक प्रकार की क्या है, संधि है। तो ये जो अपने पेटेंट का एक टॉपिक है ना, ये अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा कर लेंगे। तो अपन बात करते हैं, अब अपने कितने हो चुके हैं बेटा, 1 से लेकर 9 टॉपिक हो चुके हैं, अब 10 से लेकर 15 टॉपिक अपने क्या है बेटा, बकाया है। तो 10 से 15 जो भी टॉपिक है ना, वो अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर लेंगे बेटा, चर्चा कर लेंगे। आई होप यहाँ तक बेटर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, पहले की टॉपिक्स में भी बता देना। और आई होप बेटर तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने और भी पीडीएफ डाल रखी है, उनको रीड आउट करो, कोई भी दिक्कत आती है कॉल करो बेटा, कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ। और मेरे को तो लगता है कि ये बच्चे क्लास से कम लेते हैं, पीडीएफ ज़्यादा देखते हैं, तो वो जो क्लास से कम लेते हैं उनको तो नुकसान होगा जो होगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।